स्थापना दिवस पर विस्तार का मंत्र, बीजेपी ने फिर गाया राष्ट्रवाद का मंत्र। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, परिवारवाद खत्म करने का ठाना। अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। ये लोग भले ही अलग अलग राज्यों में हो, लेकिन परिवारवाद के तार से जुड़े रहते हैं। मौका था बीजेपी के स्थापना दिवस का, लेकिन निशाने पर थी कांग्रेस और फिर मुद्दा बना वंशवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दो तरह की राजनीति का जिक्र कर पीएम मोदी ने बीजेपी और कांग्रेस में अंतर समझाया। जाहिर है कि परिवार भक्ति और राष्ट्र भक्ति ही वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस पर लगातार भारी पड़ रही है। बीजेपी ये साबित करने में काफी हद तक कामयाब भी रही कि वंशवाद की जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब परिवारवाद पर कांग्रेस डिफेंस तो कर रही है, लेकिन बीजेपी की राष्ट्रभक्ति के आगे टिकना उसे मुश्किल पड़ रहा है। इधर एमपी में बीजेपी इस मंत्र पर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इस देश के लोकतंत्र में किस प्रकार से कई राजनीतिक दल परिवारों तक सीमित रह करके परिवारवाद के आधार पर नगर निकाय से लेकर के सांसद और विधायकों तक उन्होंने जो एक वातावरण देश के अंदर बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवारवाद को भी देश के अंदर खत्म करने का संकल्प और बीड़ा उठाया है। इसमें भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एक अपने लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। 2014 के बाद से बीजेपी वंशवाद को कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती आ रही है। कई चुनावों में भी ये मुद्दा गर्माता दिखा। एक तरफ जहां बीजेपी राष्ट्रभक्ति को लेकर आगे बढ़ती गई, दूसरी ओर कांग्रेस परिवारवाद के मुद्दे पर घिरती गई। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। भाई भतीजावाद या राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवादी पार्टी तो हम भी हैं। हमने देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी ने इतना योगदान दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ पर थे। आज ये बातें करते हैं। और जहाँ तक भाई भतीजावाद की बात करते हैं तो आप मध्य प्रदेश में देख लीजिएगा, सारे भाजपा के बड़े नेताओं के पुत्रों को, उनके परिवार के लोगों को टिकट मिले हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सारे हुए हैं। ये जो परिवारवाद है, जो भाई भतीजावाद है, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा फल फूल रहा है। कांग्रेस पार्टी इसकी नहीं मानती है। कांग्रेस पार्टी जो युवा काम करते हैं उनको मौका देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक परिवारवाद पर बहस नई नहीं है, लेकिन पहले इस पर बात कम ही हुआ करती थी। बीजेपी के वंशवाद में वैसे तो कई क्षेत्रीय दल भी हैं, लेकिन इसका मुख्य निशाना कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी है। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है मोदी का अटल मंत्र। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर वंशवाद पर प्रहार किया। उन्होंने बीजेपी को इकलौती ऐसी पार्टी बताया जो परिवारवाद से लड़ रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस एक बार फिर परिवारवाद के मुद्दे पर यहां गिरती दिखी। वहीं बीजेपी राष्ट्रभक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस परिवार भक्ति और राष्ट्रभक्ति जैसे मुद्दों से निपट पाएगी, और आखिर राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या बीजेपी को और आगे ले जाएगा? इसी पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, कई बार बंसल न्यूज़ के मंच से अपनी बात प्रमुखता से रखते आए हैं। मिथुन अहिरवार युवा प्रवक्ता, रिसर्च के साथ बैठते हैं। जय नागड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष अग्रवाल जी, आज सबसे पहले आपसे मैं एक सवाल करूंगा, जिसमें एक पार्टी जो अंश मात्र भी नहीं थी, धीरे 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 आगे बढ़ी, जनसंघ से बीजेपी, बीजेपी से आगे आगे आगे, आज पूरे देश में अगर राज्यों के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो आप आगे हैं, आपकी पार्टी आगे है, केंद्र में आप आगे हैं। इतनी सीटों तक पहुंचना, जहां 3 सीटें बमुश्किल थी वहां 300 के आंकड़े को कभी पार कर जाना, ये भी एक अलग बात है। सवाल यह है कि इस पूरे एक यात्रा के अंतर्गत क्या आपकी पार्टी ने
हमेशा से एक पार्टी को आइडियल माना और उस आइडियल पार्टी की कमियों को, खामियों को बहुत करीब से देखा और उन पर बहुत बेहतर काम किया, तब जाकर आप उस पार्टी के साथ, उसके सामने मजबूती से खड़े हो पाए। देखिए विजय जी, ये बात तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा को प्रारंभ 1980 में किया और उस समय से फर्श से लेके अर्श तक का ये जो सफर है उसको आपने बखूबी शब्दों में बांधा। पर हमने आइडियल कभी भी कांग्रेस को नहीं माना, क्योंकि आइडियल होते तो इतने सारे उसके दुर्गुण और अवगुण और इस देश की विकास की बाधा जो ये दल बना रहा अपने कारणों की वजह से, वो नहीं होता। हमने तो एक आदर्श व्यवस्था को रखना चाहा, क्योंकि जो मात्र संगठन हमारा है, जहाँ पे व्यक्ति पूजा नहीं होती, जहाँ पे राष्ट्र प्रथम होता है, जहाँ पर ऐसे ऋषि निकलते हैं जो राष्ट्र की सेवा में अपना घर बार सब त्याग देते हैं, तो हमारे लिए तो मूल मंत्र था भारत माता का वैभव अजर अमर करना, राष्ट्रवाद को स्थापित करना। राष्ट्रवाद का मतलब जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो भारत का गांव गरीब किसान की जय हो, वो जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके हाथ में सशक्तिकरण हो। और जब इस मूल मंत्र से चले और जो एक राजनीति का एक जो विषम जो एक शब्द हुआ करते थे, जैसे तुष्टीकरण, जैसे जातिवाद, जैसे वंशवाद, जैसे वोट बैंक, इन सब को परास्त करते हुए विकासवाद की जब राजनीति प्रारंभ हुई तो इन सब के आगे ये सब परास्त नजर आए। आज जब हम परिवारवाद की बात करते हैं तो परिवारवाद निश्चित ही इस लोकतंत्र में जहर के जैसा है। और मेरे कांग्रेसी मित्र माने या ना माने, पर स्वीकार तो करना ही होगा कि जब कपिल सिब्बल स्वयं कहते हैं कि अब कांग्रेस को घर की नहीं सबकी पार्टी बन जाना चाहिए, कांग्रेसी जब स्वयं कहते हैं कि हम G23 बनना बेहतर है ना कि हम जी हुजूर बने, तो कांग्रेसी अपने अंदर की आवाजों को भी नहीं सुनना चाहते, तो वो मुबारक हो। पर 5 राज्यों के चुनाव में जहां पर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी नेता पुत्र को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया कि वो किसी परिवार का है, और उसके बाद जनता ने दोनों हाथ खोल के समर्थन दिया, दोनों हाथ खोल के आशीर्वाद दिया, तो स्पष्ट है कि जनता का मूड भी यही है कि एक गांव गरीब किसान का बेटा, एक मध्यम परिवार से निकला हुआ बेटा, एक दुकान वाले का बेटा भी राजनीति में आए। सिर्फ वो चुनिंदा परिवार नहीं आए जिन्होंने अपनी राजनीति को बापौती मान रखा है। 3 वाद मिथुन अहिरवार जी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, परिवारवाद, राष्ट्रवाद और बीजेपी के लिए फिलहाल एक विस्तारवाद, जिस पर बीजेपी काम कर रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का भी एक समय नारा दिया था उन्होंने। सवाल यह है कि आखिर इन तीनों वाद से आप कैसे लड़ेंगे? आपकी लड़ाई आखिर क्या आपकी खामियों के आगे आकर रुक जाती है पार्टी की? क्या आपकी उन्हीं कमियों को, जो आशीष जी आप भी बात कर रहे थे, उन्हीं कमियों पर बीजेपी ने प्रहार किया? क्या बीजेपी को आगे बढ़ने में आपकी कमियों ने सहयोग किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी तक की जो अपनी स्टडी है उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट गुलाम देशों में इस्तेमाल किया जाता है, स्वतंत्र देशों में राष्ट्र निर्माण की बात होती है। तो यदि आप राष्ट्रवाद के साथ चलना चाहते हैं और राष्ट्र निर्माण की तरफ करें और राष्ट्र विक्रेता ना बने, राष्ट्र की संपत्तियों को बेच करके राष्ट्र को खत्म करने का प्रयास ना करें, परिवारवाद की तरफ चलें, तो परिवारवाद की जहां तक आप बात कह रहे हैं, आशीष जी ने बड़ी सफाई से, बड़े कुशल प्रवक्ता, उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिला इस वजह से कि वो नेता का पुत्र हो। मतलब नेता के पुत्रों को तो टिकट दिया, जिस समय प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे थे कि मैंने सभी नेता पुत्रों को टिकट काट दिया, उस समय उनके बाजू में खड़े हुए राजनाथ सिंह जी मनी मन हंस रहे थे कि पंकज सिंह जी तो वहां से विधायक बन गए। पौंडीचेरी में इन्होंने ए जॉन और उनके पुत्र, दोनों पिता पुत्रों को टिकट दे दिया, वो तो दूसरी पार्टी से आए थे। केंद्र में रहते हुए जब ये बात कही जा रही थी कि किसी भी केंद्रीय मंत्री के नेता को टिकट के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, वीरेंद्र सिंह जी और उनके पुत्र को हरियाणा से टिकट दे दिया केंद्रीय मंत्री रहते हुए। अभी इनकी जो सहयोगी पार्टी है अनुप्रिया पटेल जी की अपना दल, उसमें अनुप्रिया जी पटेल जी और उनके पति दोनों मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत। तो ऐसे कितने ही उदाहरण मैं मध्य प्रदेश के गिना दूं, चाहे वो कैलाश जोशी जी और दीपक जोशी जी की हो, चाहे वो सुंदरलाल पटवा जी उनके दत्तक पुत्र की बात हो, चाहे वो बात हो हमारे विश्वास सारंग जी की या उनके
उनके पिताजी की बात है। ऐसे कई उदाहरण है कि चैनल की डिबेट्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो परिवार जो परिवारवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है, उनके तो नाम में ले लूं, लेकिन जिस गांधी परिवार को लेकर के बार बार ये लोग टिप्पणी करते हैं, उस गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी जी को इन्होंने कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके परिवारवाद के कथित प्रोडक्ट वरुण गांधी जी को आपने सांसद बनाया, और उसके बाद आपकी गांधी परिवार से भी दुश्मनी, आपकी परिवारवाद से भी दुश्मनी। ये स्टैंडर्ड्स आपको मुबारक हों। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज आपकी पार्टी का स्थापना दिवस है, मेरी तरफ से बधाई स्वीकार करें। बधाई आपने हो सकता है, एक विनोद की बात है, हो सकता है कि आप बधाई देने के लिए शर्ट पहना, ये डिबेट से थोड़ा अलग विषय है, लेकिन आज केसरिया में नजर आ रहे हैं आशीष भाई, आप जरूर देखिए क्या जरूर है, देखिएगा, क्योंकि मैं समझता था ये कलर आपको पहन के आना था। नहीं, देखिए क्या है कि हमारे राष्ट्र ध्वज के चारों रंगों को मैं पहनता हूं, और मेरी पार्टी के झंडे में भी ये तीनों रंग हैं, लेकिन आशीष जी की पार्टी के झंडे में जो 2 रंग हैं, उसमें दूसरे रंग की कभी आशीष जी शर्ट पहन के आए तो उस पर भी हम लोग चर्चा चलिए बात एक विषय की जी मैं भी विनोद में बोल रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बात नहीं है। विषय ये है कि जब आपकी पार्टी आज इतने बड़े बहुमत के साथ बैठी है, आज की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जिन सीटों पर चुनाव लड़ा है उसकी संख्या 437 सीटों से ज्यादा पर आप चुनाव लड़ने की आज की अवस्था में नहीं है, और आप पूरे राष्ट्र की पार्टी की बात फिर वही पूछ रहा हूं, एक पार्टी, आपने इतनी कमियां गिना दी, एक पार्टी 3 नंबर से शुरुआत करते हुए 300 को क्रॉस कर देती है, तो क्या आप नहीं समझते कि कोई तो कमी होगी, खामी होगी? इस पर मैं सवाल लूंगा। जय नागड़ा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नागड़ा साहब, सबसे पहले एक अहम सवाल ये कि ये वाद खूब चल रहा है, इसके बाद भी कुछ आएगा क्या? क्योंकि राष्ट्रवाद है, विस्तारवाद है, परिवारवाद है, और परिवारवाद एक ऐसा शब्द जिसको बहुत कंप्लीटली समझ के बीजेपी ने एक तगड़ी इंजीनियरिंग की है अपनी पार्टी के लिए। जी विजय जी, मैं अपने आशीष जी की बात सुन रहा था और अरिवार जी की भी बात सुन रहा था जी, और मैंने मोदी जी का आज वो भाषण भी सुना। इसके पहले हम रंगों की बात कर रहे थे, केसरिया की, भगवा की। ये बात बहुत, देखिए, सांकेतिक चीजें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। आज आपने पहली बार मैंने शायद देखा कि सारे सांसद, सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री सहित, वो एक भगवा टोपी पहने हुए थे और उसमें हरा रंग धीरे धीरे बहुत किनारे पे आते जा रहा है। मेरे को लगता है शायद गायब ही हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारा हिडन एजेंडा कहीं और है। और अब परिवारवाद की बात, तो जब देश ही उसको नकार चुका है, उस परिवार कांग्रेस की स्थिति इस आ गई है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उस पर बात करने की जरूरत नहीं है कि जितने बहुमत के साथ आप आ गए हैं और जितने राज्यों में आपकी सरकारें हैं, अब आपको, मैं इस बात से सहमत हूं मिथुन जी की, कि अब आपको अपने देश के डेवलपमेंट के लिए क्या है और उसके लिए आपके पास क्या एजेंडा है, हमको उसकी बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम हाथी के दांत की यदि बात करें, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ असमंजस में है। चुनाव जीतने के लिए उसके पास एक अलग एजेंडा है और बताने के लिए कहीं अलग एजेंडा। यदि आप प्रधानमंत्री जी के भाषण की शुरुआत करें तो उन्होंने नवरात्रि से के तिथि से शुरुआत की और फिर उन्होंने कहा कि आज स्कंद माता का दिवस है, और फिर वो कमल पे आए, चुनाव चिन्ह पे आए, और कहीं ना कहीं उसको धर्म के साथ जोड़ा, हिंदुत्व से जोड़ा। ये बहुत संकेतों में होता है। और जब हम बात करते हैं मुद्दों की, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग परिवारवाद, राष्ट्रवाद और इन बिंदुओं पे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें बहुत पैरेलल चल रही हैं। चुनाव जीतने के लिए हमारा एजेंडा कुछ और है, और चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए, ब्रीफिंग करने के लिए प्रेस को, ये चीजें कुछ अलग है। मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टता के साथ में ये चीजें हो जानी चाहिए। इस पर जी आशीष जी, मुझे लगता है एक मजबूत जवाब यहाँ दे पाएंगे। जो सवाल, कुछ कड़े सवाल आपने खड़े किए, आशीष जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जय नागड़ा जी की बात पे ही आता हूँ। बहुत सम्मान करता हूँ और उनके सोचने का अपना नजरिया हो सकता है, जिस पे मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूँगा। पर मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब आप चुनाव जीतने के लिए हिडन एजेंडा बात करते हैं, तो आप इस देश के करोड़ों मतदाताओं की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आप ये बताते हैं कि इस देश के जो करोड़ों मतदाता लगातार विचार करके जो वोट डालते हैं, वो शायद भ्रमित है। तो मुझे लगता है कि इतनी
अपने आप में ज्यादा बुद्धिमान समझने की प्रवृत्ति व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। हमें विजडम ऑफ क्राउड, विजडम ऑफ पीपल, इसका सम्मान करना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि जय नागड़ा जी अगर बड़े सम्मान के साथ अगर इमरान खान की पिछली एक आध महीने की स्पीचेस का अनुसरण करेंगे, और जिसमें वो कहता है कि भारत एक खुददार कौम है जिसके पासपोर्ट की एक कीमत है विश्व में, मोदी सरकार की पॉलिसी ऐसी है जिसके लिए पीपल फर्स्ट है, तो मुझे लगता है कि इस देश की सरकार का एजेंडा उनके सामने स्पष्ट होना चाहिए। जब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कहता है कि भारत इस विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है इस कोरोना के बावजूद, तो मुझे लगता है कि ये हिडन एजेंडा सिर्फ विकासवाद है, ये जय नागड़ा जी को स्पष्ट होना चाहिए। और जब इस देश के करोड़ों लोगों को शौचालय का निर्माण हो, इस देश के करोड़ों लोगों को घर मिलने की बात हो, आयुष्मान योजना हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अन्न हो, जब इस तरह के जनहितकारी लोक कल्याणकारी काम किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी ये विकास की नीति अगर हिडन एजेंडा है तो ऐसा होना ही चाहिए। पर उनके सोचने का एक स्वतंत्र नजरिया है जिस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मिथुन जी का बड़ा मैं सम्मान करता हूं, और जिस तरह से उन्होंने शब्दों में उलझाया या स्वयं उलझ गए मुझे नहीं मालूम, पर मैं चाहता हूं कि वो जरा डीप में जाके चिंतन करें कि वाद क्या होता है। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र प्रथम, और उसका मतलब राष्ट्र निर्माण ही होता है। और ऐसा कौन सा है कि राष्ट्रवाद गुलाम देशों में है? तो कम से कम अब ये अपनी प्रवृत्ति बदलिए मिथुन जी, राष्ट्रवाद को इतना नीचा मत मानिए, क्योंकि आप तो राहुल गांधी की पार्टी से आते हैं जिन्होंने स्वयं संसद में कहा था कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों का अंग है। जब इस तरीके की मतिभ्रम वाले नेता आपके हों तो वो मतिभ्रम आप पर अगर आ जाए तो मुझे उसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, परिवारवाद कांग्रेस में विकास की एकमात्र सीढ़ी है। कांग्रेसी जब कहते हैं कि विकास क्या, तो उनको 1919 परिवारवाद क्या, तो उनको 1919 से मोतीलाल नेहरू का अनुसरण करना चाहिए, जिसके बाद जवाहर जी, इंदिरा जी, संजय जी, राजीव जी, उसके बाद सोनिया जी, राहुल जी, और उसके बाद अब प्रियंका गांधी भी अचानक से आ गई। ये कहते हैं कि मैं पूछता हूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की क्या एक कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स में कि वो अचानक से आई और उनको यूपी का प्रभार दे दिया गया, उनको महासचिव बना दिया गया। और अब मैं लिख के कहता हूं कि अगली पीढ़ी में अगर कोई आएगा तो वो प्रियंका गांधी के पुत्र और पुत्रियां आएंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दें जो किसी एक परिवार से हुआ, या भविष्य में कोई बता दे कि इस परिवार से निकला हुआ बच्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो ये जो आप उदाहरण देते हैं ये स्वयं भ्रमित होने के लिए देते हैं, तो ठीक है, क्योंकि जनता को तो आप भ्रमित नहीं कर पाए। जनता ने आपका परिवारवाद नकार दिया। और एक अंतिम बात, आपने कहा कि हम 400 साढ़े 400 सीटें लड़ पा रहे हैं। अरे आप 400 से जो 40 के सफर पर आ गए और भारतीय जनता पार्टी 2 से 350 के सफर पर आ गई, तो जरा इसका तो अनुसरण कीजिए। नहीं तो जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस का सफाया होना निश्चित है, वो अवश्य संभावी है। जी मिथुन जी, एक जो टैग लग गया है या आप कहते हैं लगा दिया गया है, बाकी पार्टियों में भी आप कर्नाटक से लेकर कश्मीर तक देख ले तो आपको दिख जाएगा कि अलग अलग पार्टियों में किस तरह परिवारवाद है। लेकिन ये परिवारवाद का ठप्पा आपकी पार्टी से इतना चिपक गया है कि इसे आपको हटाने के लिए क्या पार्टी को कोई मजबूत फैसला लेना चाहिए, सोचना चाहिए, इस पर समझना चाहिए, या फिर वाकई अब मंथन की कोई जगह नहीं बची? क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें उठी थीं, चाहे आप इंदिरा गांधी के समय से ले लें तब भी उन्हें दबा दिया गया था, या अब भी ऐसी बातें होती हैं, या फिर बाहर से आज जो G23 खड़ा है ये फिर वापस इसे दबा दिया जाएगा, ये लोग भी भूल जाएंगे? देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि हमारी पार्टी में परिवारवाद है और यहाँ मेरिट पर चीज़ें आती हैं, उदाहरण ये है कि हमारी पार्टी में युवाओं को मौका देने के लिए NSUI और यूथ कांग्रेस है। NSUI और यूथ कांग्रेस दोनों के अध्यक्षों को हमने टिकट दिया, आज दोनों विधायक हैं, और 14 टिकट हमने NSUI और यूथ कांग्रेस से दिए। और उस परंपरा से आने वाले लोगों को मैं आपको पूरा सेंटेंस पूरा करने दूंगा, पूरा समय मिलेगा आपको। वो केंद्र से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पार्टी अध्यक्ष का बेटा पार्टी अध्यक्ष नहीं बनता, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। ये बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रैटेजी रखी है, और वही उसी स्ट्रैटेजी पे आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसी पे
काम कर रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया या जो नाम गिनाए, उन्होंने काम इसी से लड़ रहे हैं। 1885 में बनी कांग्रेस के 90 राष्ट्रीय अध्यक्षों में से केवल 4 गांधी परिवार से हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 42 वर्ष की है, इसलिए इस अवस्था में नहीं है कि शायद उसके जो पार्टी के लीडर्स हों वो इतने इक्विप्ड हों कि अभी, क्योंकि इनको अपनी इमेज सामने रखी है। जहां जहां पद है, आप बताइए ना कौन सी काबिलियत जयशाह जी के अंदर है कि बीसीसीआई का सचिव उनको बना दिया। बताइए ना कौन सी ऐसी प्रतिभा राजनाथ सिंह जी के बेटे में। मैं जो निवेदन कर रहा था कि हमने तो सड़क से उठा के युवाओं को नेता बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा से कोई एक टिकट दिया गया हो तो आशीष जी बताएं इस चुनाव में। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो ये कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद के आधार, ये पहले यही बात ये लोग प्रधानमंत्रियों के बारे में कहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। जब मनमोहन सिंह जी को बना दिया तो कहने लगे कोई अध्यक्ष नहीं हो सकता। अध्यक्ष पहले भी बने, आगे भी संभव बने, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती है कि हमारे परिवार से कोई भी व्यक्ति, अच्छा हुआ आपने स्पष्ट किया आशीष जी के भविष्य में शिवराज जी के बेटे कभी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, कभी आप उनको विधायक का टिकट नहीं देंगे। इसको क्या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ले आऊं? क्या मिथुन अहिरवार जैसा युवा या और कोई युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर देखा जा सकता है पार्टी में? क्या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर किसी युवा को देखा जा सकता है जो लीड कर सके? आप युवा की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने हमेशा इस बात को सुनिश्चित किया कि जिसको पार्टी सही समय पर समझती है उसको, आज के हमारे प्रदेश सही समय होते होते उम्र निकल जाती है। देखिए ना, आप ये बताइए आज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वो किसके बेटे हैं? उनके पिता का तो नाम किसी को नहीं पता। वो भी अपनी पार्टी में अपनी काबिलियत के दम पर आगे आए, लेकिन जहां जहां भारतीय, मैं जो उदाहरण दे रहा था जो मेरा अधूरा रह गया था उसको पूरा कर लेने दीजिए कि युवा मोर्चा के वो इनके साथी जो सड़कों पर संघर्ष कभी अगर करते होंगे उनको टिकट ना देकर के एक बल्ला घुमाने वाले व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो कि कैलाश विजयवर्गीय जी का पुत्र होने के कारण उस टिकट को पाता है। सुकर्ण मिश्रा जी को क्या टिकट नहीं देंगे? कार्तिकेय चौहान जी को क्या टिकट नहीं देंगे? अभिषेक भार्गव जी को क्या टिकट नहीं देंगे? देवेंद्र तोमर जी को क्या टिकट नहीं देंगे? क्योंकि जब इनको टिकट दिया जाएगा तो कहा जाएगा ये लोग तो बड़े आंदोलन कर रहे थे, तो जनता उनको तो दिया गया, उन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया, लेकिन वो नेता पुत्र जिनको भाई वही तो हो रहा है कि जिस चीज से आप लड़ रहे हैं उसी चीज से लड़ने की पार्टी बात कर रही है। मैं वही कह रहा हूं कि यदि दिग्विजय सिंह जी के पुत्र को टिकट दिया तो उन्होंने जनता की लड़ाई ली, लेकिन आज महंगाई के दिन में इन 4 नामों को मैंने लिया। कार्तिकेय चौहान जी कौन सी महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं? सुकर्ण मिश्रा जी कौन सी महंगाई की लड़ाई लड़ रहे हैं? इन सबको टिकट देने वाले हैं ना आप लोग 2023। जय नागड़ा साहब, ये परिवारवाद और राष्ट्रवाद, इसमें फिलहाल परिवारवाद पर मैं आपका फोकस चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से परिवारवाद को लेकर बातें तो होती है लेकिन हर पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है इस दामन से पीछा छुड़ाना, क्योंकि ये एक ऐसी कोठरी है जिससे आप निकलेंगे तो थोड़ा बहुत दाग तो जरूर लगेगा। देखिए, कमोबेश मैं यदि बहुत तटस्थ होकर के बात करूं तो ये जो सत्ता की बुराइयां हैं ये दोनों पार्टियों में कहीं ना कहीं दिखती है। कहीं थोड़ी सी ज्यादा होगी, कहीं थोड़ी सी कम होगी। कहीं ना कहीं हम यदि हम अभी खंडवा संसदीय लोकसभा के उपचुनाव हुए, नंद कुमार सिंह जी चौहान के बेटे जो हैं हर्षराज के लिए मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा उन्हें टिकट देने के लिए अब वो परिस्थितियां बनी, और बाद में ये भी सच है कि भाजपा में ये अवसर जरूर मिलता है कि एक सामान्य कार्यकर्ता, इस बात से मैं इनकार नहीं करता कि कमोबेश लोकतंत्र जो है वो बीजेपी में ज्यादा है। यहाँ पे एक साधारण आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है, ये बात सही है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस कमी को स्वीकारना पड़ेगा। वो जो एक डेमोक्रेसी है वो एक जगह पर आकर के कहीं सीमित होती है, और मुझे लगता है कि यही तो कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से वो इतने साल सत्ता में होने के बाद एकदम से हाशिए पे आई। तो मुझे लगता है ये दोनों पार्टियों को चिंतन करने की जरूरत है और ये स्वीकार करने की भी जरूरत है कि कहीं कमियां उनमें है। निश्चित रूप से मुझे एक बात अच्छी लगी आज मोदी जी ने कही कि जब देश आप पे भरोसा करता है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की बात मुझे अच्छी लगी। जब दिल्ली में भी वो जीते और पंजाब में भी जीते तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूंगा कि बिल्कुल दम्भ ना आने दे चेहरे पे, और ये सत्ता का दम्भ बहुत महंगा पड़ता है। मुझे लगता है जो सत्ता में आता है उससे बच नहीं पाता। बिल्कुल, यही मैं आशीष अग्रवाल साहब, जिस शिखर पर बीजेपी चढ़ने की कोशिश कर रही है या चढ़ने की लगातार प्रयास करते करते उस शिखर पर पहुंच रही है, इस शिखर पर बने रहने के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा चिकना है और यहीं पर टिकना है। देखिए, जब जड़ें मजबूत होती हैं तो ये जो सत्ता के जो आंधी और जो तूफान होते हैं ना वो आपको हिला नहीं पाते हैं।
और इसीलिए मोदी जी जैसा नेतृत्व, जो इस देश का हमारा वरिष्ठ नेतृत्व है, स्वयं खुले मन से कहता है कि आपके बच्चों के टिकट मैंने कटवाए। क्या है किसी दल में इतना साहस? और मुथिन जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा अध्ययन से बात करते थे। न जाने क्या होता जा रहा, मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं उनके लिए कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। तो ये सुबह को आप रात कहते रहे अपने नेताओं मैं यहाँ मिथुन जी से ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि लगभग फिलहाल तो रात ही है। मिथुन जी जवाब दीजिए। सर समय कम है। आशीष जी विजय जी 30 सेकंड और दीजिए। विजय जी 30 सेकंड जी। विजय जी 30 सेकंड, मेरी बात ही पूरी नहीं हुई। देखिए बहुत लंबा समय। मिथुन जी ने कहा कि युवा मोर्चे से कौन आया। अरे ये राम डांगोरी जी को नहीं जानते क्या, जो युवा मोर्चे के हैं? कमल पटेल जी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे। यहाँ इस चुनाव की बात कर रहा था सर मैं। इस चुनाव में किसको टिकट दे दिया आपने? इस चुनाव में किसको टिकट दे दिया था? मुझे तो ये बता दीजिए कि छिंदवाड़ा से इतने लंबे समय से कमलनाथ जी थे, और कमलनाथ जी के बाद कौन आया? नकुलनाथ। क्या पूरे छिंदवाड़ा में एक इनको युवा नेतृत्व कांग्रेस में नहीं दिखा कि जो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के बाद आ पाए? इसको परिवारवाद कहते हैं। जो सवाल आप उठा रहे थे मिथुन जी, यहाँ जवाब देना पड़ेगा। आशीष जी का मैं बड़ा सम्मान करता था, करता रहूंगा, लेकिन ये जो आप स्तर की बात कर रहे हैं, क्या है कि आप लोगों के साथ डिबेट करना पड़ता है, तो इस कारण स्तर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। निवेदन केवल इतना है कि वो भारतीय जनता पार्टी, आपने कहा ना किसमें साहस है, मैंने शुरू में ही कहा था कि मोदी जी ने ये बात बिल्कुल कही। बाजू में खड़े हुए राजनाथ सिंह जी हंस रहे थे। इस बात को आप नहीं मानेंगे, जब इन लोगों को टिकट दे दिया जाता है तो आप लोग कहते हैं कि ये तो सब बड़ा ये आंदोलन कर रहे थे, इस कारण इनको टिकट दिया गया। इसको परिवारवाद ही कहते हैं, लेकिन आपकी डेफिनेशन आपकी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में अलग हो जाती है। क्यों? जब और जिस दिन आपके पार्टी के नेता जय शाह जी को बीसीसीआई का सचिव बनाया जाता है, उस दिन आप नहीं बताते कि किस लेवल तक उन्होंने क्रिकेट खेला था। जिस दिन राजनाथ सिंह जी के बेटे को बनाया जाता है, जिस दिन, मैं तो कह रहा हूं आज बोल दीजिए शिवराज जी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, नरोत्तम जी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, गोपाल भार्गव जी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, नरेंद्र तोमर जी के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा। आज आप बोल देंगे? ये समय कम है मिथुन जी, आज आप कह दीजिए। मिथुन जी समय कम है, आज आप कह दीजिए कि इस पार्टी के लिए जिसके लिए आप लड़ रहे हैं और इतना रिसर्च करके बैठते हैं, आज आपको टिकट मिलेगा? देखिए टिकट नहीं, आप जवाब टिकट के लिए मैं अप्लाई करूंगा, पार्टी ठीक समझेगी तो देगी। तो फिर पार्टी ठीक समझेगी तो उन्हें भी देगी। तो पार्टी ठीक समझ नहीं तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि परिवारवाद को लेकर आपका चश्मा बीजेपी के लिए अलग होता है। नहीं, बीजेपी आपकी पार्टी को देखने के लिए आप दूसरे चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। हमने तो हमेशा ये कहा, जो भी काबिल व्यक्ति है पार्टी ठीक समझे तो काबिल व्यक्ति कौन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को परिवार केवल कांग्रेस में नजर आते हैं। काबिल व्यक्ति कौन है ये पार्टियां तय करती हैं। लेकिन फिर वही एक सवाल कि राष्ट्रवाद, परिवारवाद और विस्तारवाद, इस वाद में बहुत कुछ छिपा है। और जब आप परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हम इससे लड़ रहे हैं, यानी कि लड़ाई जारी है। बहुत हद तक सफलता आगे भी मिलने की उम्मीद दिखती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।